Good afternoon, students. Again, you are most welcome on the platform of online classes of chemistry part 1 for the course BSc B.Ed integrated course and for the college Shahid Pramod B.Ed College Muzaffarpur. And today we will talk about ionization enthalpy. So we will know more about ionization enthalpy, we can say, because in previous class we have given a definition and unit and how we have to calculate the ionization enthalpy we have seen. So today we will know more about ionization enthalpy. So under this topic, the first point we will discuss today, successive. This is very important point, successive ionization energy. Means energy and enthalpy both are same. So I am writing here successive ionization energy. So what is successive ionization energy? First, please understand what is the mean of that. Suppose there is an atom so called M, and we have seen what is the definition of ionization energy. It is the amount of energy to remove an electron from the valence shell, that is from the outermost shell of the atom to the infinity. So it is called the ionization energy. So if we take out one atom from M, so the ionization energy required to remove one electron from the atom or from the outer shell of this atom, let us suppose this is IE1. यानी कि अगर एक एटम से हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे IE1. कुछ तो उसमें अमाउंट लगेगा, XYZ जो भी अमाउंट लगेगा. ओके, फर्दर हम क्या करेंगे कि ये जो M प्लस एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे. दैट्स वाई दिस इज सक्सेसिव. सक्सेसिव मीन्स क्या? पहला एक इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दैट इज +2. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, +2. तो उस समय जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा दैट इज IE2. और in the successive nature फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो M+2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे. यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन निकाला और एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, दैट इज M+2. सो दैट विल बी M+3 प्लस इलेक्ट्रॉन एंड द corresponding ionization energy will be IE3. यानी कि हमने तीनों केस में आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लिया, दैट इज IE1, IE2 एंड IE3. नाउ आपका यह क्वेश्चन रहेगा कि आउट ऑफ दीज थ्री केसेस व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, टू इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, थ्री इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड in successive nature, so what is the trend of ionization energy? Trend means क्या, कि कौन से केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा या सबसे कम होगा. That's why I am telling successive ionization. तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसा ये क्लास है और क्लास में मैं समोसा लेकर आ गया, करेक्ट है. तो एक समोसा जब उसमें से निकलेगा तो मुझे एनर्जी कम लगानी पड़ेगी. भाई एक समोसा तो अपने पास बहुत सारा है,
एक ही तो ले रहा है, तो हम अभी कुछ सिंपली कुछ नहीं बोलेंगे। जब 2 ले लेगा तब मुझे थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, यानी कि मुझे थोड़ा एनर्जी अपना बढ़ाना पड़ेगा कि अभी तो 2 ही ले रहा है, हो सकता है 3 ले ले। और जब 3 समोसा अगर लेने के लिए तैयार हो जाएगा, इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा एनर्जी अपने तरफ से और लगाना पड़ेगा ताकि ये और समोसा हमसे नहीं ले पाए। इसका मतलब यह है कि एनर्जी यहां पे बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा, सबसे कम लगेगा, बिकॉज कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स विल बी लेस ऑन द इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसमें एनर्जी कम निकालना पड़ेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इसका मतलब है कि हमको आयोनाइजेशन एनर्जी का भी पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, और फर्दर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी और बढ़ेगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी कि अगर जो इसका हम ऑर्डर सजाएंगे तो ऑर्डर विल बी इन व्हिच मैनर, IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। लेकिन ये जो एप्लीकेबल है, दैट इज ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 एलिमेंट। अगर मैं कोई m ले रहा हूं उसके लिए ही ये एप्लीकेबल है। m के जगह अगर मैं एलिमेंट को चेंज कर दिया तो ये एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। सो फॉर द सेम एटम व्हेन we remove successive number of electrons in the increasing order, its ionization enthalpy going to be increased, and that is nothing but successive ionization energy. So is there need to give a write up? If you want, then you can write on your own. आप अपने से भी लिख सकते हैं कि for the same element, if we remove the successive number of electrons in the increasing order, the corresponding ionization energy will be in the same trend, that is in increasing order, and you can write the trend like this: IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है अब या लिखाने की जरूरत है। यू कैन राइट ऑन योर ओन। अगर आप समझ गए तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको याद करना है, रटना है, मगअप करना है, तो उसके लिए मुझे लिखाना पड़ेगा। चलो लिखा ही देता हूं, नहीं तो बोलोगे कि मैं लिखाया नहीं आपको। फॉर द सेम एलिमेंट और एटम, if we remove successive number of electrons from its outer shell in increasing order, then its ionization enthalpy will also be in increasing trend, and the trend you can write out like this. So I think now this is more clear, you can write up this. Okay. So I have finished. Okay. Now we are going to discuss the next point of this ionization enthalpy. This is very interesting topic, बहुत मजेदार
ये टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इसको आप अच्छे से लिखें, घर पे नोट तैयार करें। हो सकता है कि देयर विल बी सम असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली, परफेक्टली, सो डैट कि आपको नोट्स तैयार करने में दिक्कत नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन व्हिच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। यानी कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो फर्स्ट फैक्टर, इट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मीन्स क्या? सपोज करो कि एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है और एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक साइज छोटा है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। और एज फार एज कंसर्न द डिफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वी हैव टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल। यानी कि इधर से भी हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो अब मुझे यह पता करना है कि ये बड़े वाले एटम में एनर्जी ज्यादा लगेगा या छोटे वाले में ज्यादा लगेगा? बताइए, बताइए किस में ज्यादा लगेगा? आप सोचेंगे नहीं ये बड़ा एटम है, इसका साइज बड़ा है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये छोटा साइज है इसमें कम एनर्जी लगेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता है इसका उल्टा, अपोजिट। आप बोलेंगे अपोजिट कैसा होता है भाई, ये ज्यादा बड़ा है ये ज्यादा छोटा है? नहीं, अपोजिट इसलिए होता है कि इसके साइज पे मत जाइए। देखिए इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस इज लार्जर। यानी कि ये जो आर होगा, यू कैन से द आयोनिक रेडियस विल बी मोर इन दिस केस। अगर ज्यादा इसका डिस्टेंस रहेगा, रेडियस रहेगा, इसका मतलब जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन will be lesser as compared to this case। इस केस में क्या है, नजदीक है। ये देखो छोटा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, रेडियस कम है, छोटा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यहां पे ज्यादा लग रहा है। और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालना है तो यहां पे इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। यानी कि जितना साइज छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्ट होगा तो हमको उतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। मींस कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और वाइस वर्सा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस एटॉमिक साइज। यानी कि जितना साइज बड़ा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसको कम करोगे ये बढ़ेगा। आ गया समझ में? एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ what is the next factor? The next factor is nuclear charge. Sometimes it is called effective nuclear charge also, but I am simply writing nuclear charge. Nuclear charge means what?
इट्स एटॉमिक नंबर। एक तो एटॉमिक नंबर मीन्स क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन्स कहां रहता है? एटम के कौन से हिस्से में प्रोटॉन रहता है? दैट इज इन न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है तो यहीं पे तो प्रोटॉन है, ये प्लस चार्ज इसका। तो एक ऐसा एटम लेते हैं जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, और एक ऐसा एटम लेते हैं जिसकी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक है। देखिए, इसका एटॉमिक साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। ये वाले न्यूक्लियस में दैट इज 1, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, यानी कि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, और ये सेकेंड नंबर में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, यानी कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इस दोनों केस में नाउ टेल मी व्हाट इज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर 1 and 2। ज्यादा किसमें इंथैल्पी ज्यादा किसमें लगेगा? टेल मी, थिंक। अब सोचिए कि इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहां पे जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उस पे माइनस चार्ज है, इस प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड दैट प्रोटॉन। यहां पे चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कम है थोड़ा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसका मतलब यहां पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कम होगा, बिकॉज की अट्रैक्शन अगर कम होगा तो हमको एनर्जी कम लगाना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को। और इस केस में चूंकि चार्ज ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी मोर देन दैट ऑफ दिस। इस केस में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसमें जो इंथैल्पी या एनर्जी लगेगा वो ज्यादा होगा। मीन्स कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा इंथैल्पी। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और यू कैन से आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसका मतलब है न्यूक्लियस में उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमको तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। सो वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Ionization enthalpy is directly proportional to its nuclear charge, or you can say it is directly proportional to Z also। अगर आपको Z भी लिखना है, सेम चीज है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नथिंग बट प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स नथिंग बट न्यूक्लियर चार्ज, ऑल आर सेम। अगर आपसे पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है तो इट्स न्यूक्लियर चार्ज जो पॉजिटिव है। Okay. Have you understood? Good. Now we are talking the third factor, that is called electronic configuration. Third is electronic configuration। अब बोलेंगे आप कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या इंपैक्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे? है, कैसे है बताता हूं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय आप याद कीजिए कि जो
वो कौन से केस में होता है? ऐसा कौन सा केस में है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? याद है क्या? यस, दैट इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। यानी कि किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या? मैं आउटर सेल की बात कर रहा हूं, जो फाइनल जो लास्ट में आता है, अगर वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो उसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और इन केस ऑफ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही टफ होगा। तो जब हम उसको बाहर निकालना टफ होगा, इसका मतलब हमको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी, यानी कि जितना स्टेबल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना ही उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी अत्यधिक होगा, ज्यादा होगा। अब बोलेंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब क्या है? हम किसको बोलेंगे हाफ फील्ड और किसको बोलेंगे फुल फील्ड? ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। फॉर एस, पी और डी और एफ, अगर आप यहां पे 2s1 ले रहे हो फॉर एग्जांपल, या 2p3 ले रहे हो, या 3d5 ले रहे हैं, या 4f7 ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड है। आप बोलेंगे कैसे? चूंकि ये जो एस सब सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकता है? 2। जब 2 फुल फील्ड है तो 1 क्या होगा? हाफ फील्ड। जो पी सब सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकता है? 6। जब 6 फुल फील्ड है तो 3 क्या है? हाफ फील्ड है। जो डी ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना आता है? 10, तो उसका हाफ फील्ड कितना होगा? 5। और इन केस ऑफ एफ orbital you can say the maximum number of electrons can be 14, so 7 will be the half field। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर P3, F7 या D5 आ जाए और फुल फिल कंडीशन में S2, P6, D10 और F14 आ जाए, तो ये दोनों कंडीशन में ये माना जाएगा कि वो ज्यादा स्टेबल है, और इन दैट केस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, ज्यादा लगेगा, वहां पे स्टेबल है। इसलिए ये समझ गए आप क्या कि अगर कोई भी ऐसा एटम ले लो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन you can decide whether ionization enthalpy will be more or less। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसको देख लो कि ये हाफ फील्ड है क्या फुल फील्ड है। अगर वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, इसका मतलब उस एटम का इंथैल्पी ज्यादा होगा रेदर देन द एलिमेंट्स हैविंग नाइदर फुल फील्ड नॉर हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। यानी कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कंडीशन विल हैव स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल। इसी चीज को आपको डिक्टेट करना है, इस चीज को लिख लेना है। लिखाने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। आप लिख सकते हैं, you can write on your own, it's not that much difficult as I am telling। Okay, we will see the examples based on this also। अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन we will see couple of examples in today itself if time permits, or by tomorrow, then it will be more clear। Okay,
Now we are going to discuss the fourth factor, number 4 factor on which ionization enthalpy depends. It is called penetration effect. Or sometimes it is called subcell effect also. What is this penetration effect? For example, consider a atom which is only S subcell, the another atom having S and P subcell, another atom is having SP and D subcell, and one more is SP, D and F. मीन्स ये एटम के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कौन से सबसेल में है? S में है, इस केस में P में है, थर्ड वाले केस में D में है, और लास्ट वाले सेल में क्या है? F. इसका मतलब अगर आप फिगर बताओगे, अगर ये इसका सब सेल है, ये कुछ ऐसा होगा SPDF. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंसीडर करता हूं कि ये वाला जो पहला वाला है जिसमें कि केवल S सबसेल है, इसका मतलब ये आउटर मोस्ट सेल हो गया S, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ये जो S सबसेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है. अगर न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स पे. इसका मतलब इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो सबसे अधिक होगा. अगर P सबसेल की बात करेंगे तो थोड़ा सा दूर हो गया, जब उसे थोड़ा सा डिस्टेंस में हो गया, इसका मतलब है कि कंपैरेटिवली वहां पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इसका मतलब अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इंथैल्पी कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा. D सबसेल में उससे भी कम लगेगा और F सबसेल में उससे भी कम लगेगा. यानी कि जैसे जैसे हम सबसेल को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सबसेल जो होता है लास्ट वाला वैलेंस सेल यू कैन से, वह न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम लगेगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच इंथैल्पी विल ऑल्सो बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. यानी कि अगर हमको आयोनाइजेशन इंथैल्पी दिखाना है फॉर SP, D एंड F सबसेल, तो ये कैसा होगा? देखिए, S के लिए सबसे अधिक, P, D एंड F. And this effect is known as penetration effect. यानी कि इसमें सब सेल की कहानी है. ओके, सो अभी क्लियर हो गया. तो व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑन व्हिच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड? फर्स्ट वाज एटॉमिक साइज, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE. सेकेंड वन इज व्हाट? टेल मी. न्यूक्लियर चार्ज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटम्स will have more ionization enthalpy due to its more stability. And final one is penetration. The nearest subcell around the nucleus will have more ionization enthalpy. So I think these are the 4 factors which is very very clear and very easy to understand. Now, in the next topic, we will see trend of ionization enthalpy.
सो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम देखेंगे कि वेरिएशन कैसे होता है, यानी कि अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, इसका वेरिएशन कैसा होता है, ट्रेंड कैसा रहता है, एंड दिस टॉपिक विल बी डिस्कस बाय टुमारो. सो टुमारो क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and in case of any query regarding this you can ask me, and for today's lecture that's it. Thank you very much.